सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी होता है, किन लोगों के लिए ज़रूरी होता है और रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट है। अब आपको ये समझना है प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में, भाई कौन है जिसको रजिस्ट्रेशन करना है, क्यों करना है, या किन लोगों के लिए ज़रूरी है। ये सब जानना हमारे लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करोगे अपने आप को तो कहीं ना कहीं आगे जाके जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कई चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। और आजकल क्योंकि जीएसटी कहीं ना कहीं जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। आप अगर बड़े ट्रेडर्स की बात करो, छोटे ट्रेडर्स की बात करो, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस फर्म की, ट्रेडिंग कंसर्न इंडस्ट्रीज़ की बात करो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करो, सब लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे एकदम इजी वे में कि कैसे रजिस्ट्रेशन काम करता है, क्यों रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम आज फाइंड आउट करने की इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेक्चर में कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि क्या कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में जो आते हैं वो ये क्वेश्चंस है कि व्हाई इज़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों जीएसटी रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट होता है, हु ऑल नीड्स टू रजिस्टर, किन लोगों को रजिस्टर करना ज़रूरी है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता कैसे है या जीएसटी को हम रजिस्टर करते कैसे हैं, है ना। तो तीन हमें मेन क्वेश्चंस हमारे दिमाग में, अगर ये तीन क्वेश्चंस हम लोग फाइंड आउट करना सीख जाएंगे या हमें समझ में आ जाएगा कि इन तीन क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या ट्रेडर्स किस लिए अपने आप को रजिस्टर किया है और क्यों रजिस्टर किया है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाई इज़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्यों जीएसटी रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कोई बिजनेस, आप कोई ट्रेडिंग कंसर्न या आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का काम कर रहे हैं तो वो आपको लीगल तरीके से करना ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी एक्ट 2017 है और कहीं ना कहीं लॉ है। तो लॉ में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लॉ है तो लॉ के साथ आपकी कुछ बाउंडेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं। अगर आप किसी भी, जैसे फॉर सपोज़ हम इंडिया में काम करते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइडर्स हैं, हम सप्लायर्स हैं, हम रेसिपिएंट्स हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी जो है वो एक टैक्स, जो लॉ है वो इम्प्लीमेंटेशन में कब आएगा, क्यों आएगा, या ज़रूरी क्यों है। तो इसीलिए सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये हमें कहीं ना कहीं लीगली रिकॉग्नाइज करवाने में मदद करता है। जीएसटी नंबर होता है तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन फर्म में जाएंगे, प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे, तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम फर्नीचर खरीदने गए और जब हम खरीदने गए तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका फेथ थोड़ा सा डगमगाता है कि यार इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ये इतना बड़ा ट्रेडिंग कंसर्न लेके बैठा हुआ है और ये जीएसटी रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो ये हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि जीएसटी कहीं ना कहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हमको क्या देता है, लीगैलिटी देता है कि हम लीगल प्रोसेस के तरीके से रिकॉग्नाइज कैसे होते हैं लीगली, वो हमको कहीं ना कहीं देता है। तो और अगर वहाँ पे आप फर्नीचर खरीदने गए तो वहाँ पे अगर आपको क्या दिख जाए, जीएसटी नंबर दिख जाए, तो आप समझ जाते हैं कि नहीं ये बिल क्या है भाई, पक्का बिल है, पक्का इनवॉइस है। तो ये एक पहला बेनिफिट है, एडवांटेज है जीएसटी का। दूसरा है जीएसटी पेमेंट। अगर आप जीएसटी पेमेंट्स, आप जीएसटी मोड ऑफ पेमेंट्स टाइम पे करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, टाइम पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में ज़्यादा बनती है, क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बनती है, फंडिंग ज़्यादा हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपके जीएसटी पेमेंट जैसे जैसे आप कर रहे हो उस हिसाब से ये भी पता चलता है कि आप ग्रो कितना कर पा रहे हो, या ग्रोइंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम जीएसटी का बेनिफिट भी समझ पाते हैं कि भाई हम जितना टैक्स पे कर रहे हैं
अगले साल हमने उससे ज़्यादा टैक्स पे किया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट्स, हमारे रेवेन्यूज़, हमारे टर्नओवर ज़्यादा है, और उन टर्नओवर के कारण हमको सेल हमारी ज़्यादा है, और वो सेल पे हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं। तो ये दूसरा बेनिफिट है। इसके बाद आईटीसी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं जीएसटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से ट्रेडर्स के लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। कहीं ना कहीं आप डबल टैक्सेस ना दें, आप एक सिंगल बार टैक्स दें, उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ज़रूरी है। आपको जब आपका मनी रिफ़ंड होता है तो आपको अच्छा रहता है। दूसरी बात, ये जो रिफ़ंडिंग मनी है इसको आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी आगे जाके कुछ बनती है तो उसमें भी वेवर ऑफ कर सकते हैं, और आराम से आपका टैक्स कि जो भी आईटीसी आपका आ रहा है वो ही आपका टैक्स लाइबिलिटी भी पे कर देता है। तो देखिए कितना अच्छा सिस्टम बनाया है कि यहाँ आपने जीएसटी जो है, अगर आपका टैक्स पेबल आ रहा है और कभी आपका रिफ़ंड भी आया है तो वो आपका वेवर हो जाएगा, आपको अलग से पैसे भरने की भी ज़रूरत नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत अच्छी पावर रखता है अगर आपको अच्छे से उसके बारे में पता है तो, या वर्किंग पता है तो एक ये तीसरा एडवांटेज जो जीएसटी का है वो ये है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में भी मदद मिलती है, और आगे जाके आप अपने आईटीसी ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं। तो अब ये तो आपके लिए हो गया। साथ में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो आपको ध्यान रखना है कि हर एक स्टेट में अगर आप मोर देन वन स्टेट से ज़्यादा कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो आपको अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके चलते हैं। जैसे हम इंटर स्टेट में जाते हैं ना, तो इंटर स्टेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ते हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इसके साथ जो भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे अलग अलग स्टेट्स में, जहाँ जहाँ भी आप काम करने वाले हैं अलग अलग जगह पे, तो आपको सेम जो पैन नंबर है उससे आप आराम से इस स्टेट में अपने आप को सेपरेटली रजिस्टर करा सकते हैं। हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड अलग अलग ज़रूरी नहीं होते। तो ये आपके लिए कुछ एडवांटेजेस हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मैं आपको एडवांटेजेस बताऊं, कहीं ना कहीं जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो बड़े ट्रेडर्स जितने भी होते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो आईटीसी ले पाएँ, और आईटीसी वो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में ही मिल पाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमेशा बात याद रखिए कि रजिस्टर्ड पर्सन ही रजिस्टर्ड पर्सन से क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टर्ड अगर आप हो तो आप बड़े ट्रेडर्स के साथ भी, इंटर स्टेट भी, इंटरनेशनली भी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, और साथ में आप आईटीसी, अच्छा खासा आईटीसी भी कमा सकते हो। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ना करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया आपने तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। एडवांटेजेस ये है कि रजिस्टर करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को भी बढ़ा पाएंगे। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो रजिस्ट्रेशन है वो किसे ज़रूरी है, किन को रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, कौन जो सप्लायर्स हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो भी टीडीएस काटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या जो भी टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो सारे पर्सन लाइबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। लाइबल बोल रही हूँ मैं आपको, लाइबल का मतलब है उनको रजिस्टर करना ज़रूरी है, वो रजिस्टर करेंगे। इट्स नॉट कंपलसरी बट इट्स लाइबल, ठीक है। सेकेंड है एनी टैक्स पेयर हु मेक्स इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जो भी इंटर स्टेट सप्लायर्स हैं उनको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ कंपलसरी। उनको कंपलसरी है कि रजिस्टर कराना है, भले आप एक इनवॉइस के लिए क्यों नहीं आप अपनी स्टेट से बाहर गए हो।
तीसरे वो लोग हैं जो कैजुअल सप्लायर्स होते हैं, जिनका कोई सेटअप नहीं है, वो फ्रीलांस की तरह काम करते हैं बट वो टैक्सेबल गुड्स या सब सर्विसेज में डील कर रहे हैं। तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सनस को जिस भी स्टेट में वो जाएंगे, जिस भी स्टेट में टैक्सेबल गुड्स के ऊपर वो काम करेंगे, उन सारे के लिए उनको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जितनी भी डील वो करते हैं उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फॉर सपोज़ एक कैजुअल टैक्स पेयर, क्या हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मेरा कोई सेटअप नहीं है, बट मैं कुछ ऐसे गुड्स है जिन पे डील कर रही हूँ, जिन पे टैक्सेस लगते हैं, जिन पे जीएसटी लग रहा है, और वो मैं किसी रिसिपिएंट को जो है या सप्लायर को सप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने सामने वाले व्यक्ति को क्या किया, भाई वो टैक्सेबल गुड मैंने बोला आप ले लो मेरे से, उसने बोला नहीं मुझे तो है ना इनवॉइस चाहिए, जीएसटी इनवॉइस चाहिए, मैं कैसे मान लूँ, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो आप गलत करो, इट्स अ इलीगल पॉइंट। तो उनके दिमाग में आएगा, तो फिर वो क्या करेंगे, सामने वाला व्यक्ति बोलेगा भाई मुझे तो इनवॉइस चाहिए, तब आप क्या करोगे। तो इसीलिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को क्या बनाया गया है कि आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। भाई आप एक हफ्ते पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेशन डाल दीजिए, और वो प्रोसेस होगा, और उसके बाद आप उसको वैलिड इनवॉइस दीजिए कि आप रजिस्टर्ड जीएसटीएन वाला इनवॉइस उसको दे रहे हो, तो वो भी इंसान को दिक्कत नहीं होगी, सामने वाली पार्टी को भी। तो ये ध्यान रखना है। कैजुअल सप्लाई मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी एजेंट किसी के बिहाफ में, किसी भी प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल, किसी के बिहाफ में अगर कोई टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, वो किसी के बिहाफ में काम कर रहा है, तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इसके साथ जितने भी न्यू ऑनर्स हैं, या जितने भी न्यू ऑनर्स या प्रोपराइटर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब को क्या करना है, अपने आप को सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन में लेके आना है। अगर कोई मर्जेंस हो रहा है, कोई कंपनी किसी कंपनी को जो है मर्ज हो रही है या होल्ड कर रही है, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होने कंपलसरी है, वहाँ ज़रूरी है। इसके बाद आरसीएम, रिवर्स चार्ज में कोई काम कर रहा है। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है, रिवर्स चार्ज का एक सिंपल सा मतलब बता दूं आपको, कि हमने ऐसे किसी पर्सन के साथ डील किया है जो रजिस्टर्ड नहीं है या फिर आरसीएम में रजिस्टर्ड है, तो उन लोगों के साथ अगर आप डील करते हो तो वहाँ रिवर्स चार्ज लगता है, और रिवर्स चार्ज के लिए आपको कहीं ना कहीं जीएसटी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इसके बाद है सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ एनुअल एग्रीगेट डोमेस्टिक पैन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अगर आप एनुअल डोमेस्टिक पैन पे मगर आप काम कर रहे हैं, और आपकी एक एक्सीड लिमिट है, ऐसा मैं आपको बहुत सिंपल में बताती हूँ कि मेरी जो गवर्नमेंट है जीएसटी, उनने ये बोला है कि 20 लाख के एग्रीगेट जो सेल करता है 20 लाख तक, उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो अगर आप डोमेस्टिकली मतलब इंट्रा स्टेट में विद इन द स्टेट काम कर रहे हैं, और आपके पास आपको क्या करना है, 20 लाख से ऊपर का अगर आपका एग्रीगेट है, देन आपको रजिस्टर होना ज़रूरी है। ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये जितने ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, ये कंपलसरी रजिस्टर्ड होने ज़रूरी हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, या बाउंड्रीज़ जो नॉन रेसिडेंशियल्स हैं, या फिर हमारे पास जो भी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट है, ये सारे लोगों को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। देखिए कितने, मतलब आप इसमें समझिए कि सभी रजिस्टर्ड होने ज़रूरी हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन से नहीं बच सकता। जो भी व्यक्ति, जो भी एंटरप्राइज, ट्रेड्स आप करोगे, इंडिविजुअल्स, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन आपके सामने जीएसटी का आएगा ही आएगा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन, किन किन लोगों को रजिस्टर होना ज़रूरी है, और रजिस्ट्रेशन में आई थिंक सारे ही अधिकतर लोगों को ले लिया गया है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसमें आपको ये समझ में क्लैरिटी आई होगी किन किन को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या है। अब हम बात करेंगे एक सिंपल से प्रोसेस से कि आप कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप इंटरप्राइज हो, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स हो, जिन लोग जो सोल प्रोपराइटर्स हो, अब अगर आप अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करना चाहते हो तो आप उसको कैसे कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से हम समझेंगे, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस कैसे काम करता है। तो अब देखिए,
हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ आए, सबसे पहली बात इसमें बता रहे हैं एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब क्या है? जो भी रजिस्टर्ड हो रहा है। तो इफ़ मैं एप्लीकेंट हूँ और मैं रजिस्टर हो रही हूँ, या फिर कोई हमारा ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न का नाम ले लेते हैं, वो अगर हम उसको रजिस्टर कराना चाह रहे हैं जीएसटी में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो आपको काम करना होता है। पहला होता है ए पार्ट और दूसरा है हमारा बी पार्ट। ए पार्ट क्या काम करता है वो समझेंगे। ए पार्ट में आपको पैन, ईमेल, मोबाइल नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम क्या है बिजनेस का, ये सारी चीज़ें एज़ पर पैन आपको डालनी होती हैं। फिलिंग पार्ट ए, जो पार्ट ए है उसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैंने इसमें नीचे ये भी दिया हुआ है कि कौन कौन से आपको इन्फॉर्मेशन पार्ट ए में चाहिए। तो पार्ट ए के लिए आपको पैन, ईमेल, मोबाइल, फ़ोन नंबर, स्टेट, लीगल नंबर्स, ये सब आपको, लीगल जो नाम है बिजनेस का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए, जो कि पार्ट ए में आता है। जैसे आपका पार्ट ए आप फिल कर देते हो तो TRN नंबर जो होता है, टेम्पररी जो नंबर है आपका, वो आपका क्या हो जाता है, जनरेट होता है। बट वो कब तक होगा? वैलिड फॉर 15 डेज़, मतलब फिर 15 दिन के लिए ही सिर्फ वैलिड रहेगा। ये जैसे आपने डाला तो आपका TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। तो वो जनरेट कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा? वो 15 दिन के लिए। 15 डेज़ वर्किंग 15 डेज़ में ये वैलिड रहेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अगर आप आगे की डिटेल्स नहीं कवर अप करते हैं तो ये क्या होगा, फिर प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें टाइम लिमिट है। 15 दिन के बाद आप क्या करोगे कि आप एप्लीकेशन जो है उसको कंटिन्यू करोगे। अब आप आओगे पार्ट बी में, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि भाई आप बिज़नेस जो है वो किस किस फील्ड में करने वाले हो, आपका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार, पैन, आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स, आपका जितना भी आप जो भी नेचर ऑफ बिज़नेस है, जहाँ आपका हेड ऑफिस है उसका एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको फिलिंग करना पड़ेगा पार्ट बी में। तो 2 पार्ट्स आपको समझ में आ गए। एक हो गया फिलिंग पार्ट ए एंड वो 15 दिन के लिए वैलिड है। जब TRN आपका आ जाएगा, TRN 15 दिन के बाद है, तो उससे पहले आपको फिलिंग पार्ट बी भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप फिलिंग पार्ट बी कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, अब इसमें मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जितनी भी पार्ट बी है उसमें जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ याद रखिएगा कि वो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगह से क्या होते हैं, बिल्कुल वैलिडेट होते हैं। वो कौन कौन सी जगह होती है, जैसे पेन है तो पेन डेटाबेस जो है वो वहाँ से वैलिडेट होता है। आधार नंबर जो है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैलिडेट होता है। इसके बाद जो हमारा कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है, CIN नंबर हो गया, या DIA नंबर डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स MCA डेटाबेस के तहत ये पूरे आपके वेरीफाइड होते हैं। जब ये वेरीफाइड होते हैं पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स, तब जाके आपका प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीका आपको मैंने बता दिया कि पार्ट ए पहले भरना है, फिर पार्ट बी आपको भरना है। तब दोनों आप पार्ट भर दोगे तो उसके बाद फिर हमारा आगे जो भी डेटा वैलिडेट होने के बाद आगे का प्रोसेस हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे पार्ट जो बी है हमारा जैसे ही वैलिडेट हो गया तो उसके बाद हमारे पास ARN नंबर आ जाता है। वो या तो ARN नंबर आपके किससे आएगा, बिल्कुल सही, या तो वो मोबाइल से या मेल पे आपके ARN नंबर जनरेट हो जाएगा अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पार्ट बी की सही है। तो जैसे ही ARN नंबर आ जाता है तो आपका ये मान लिया जाता है कि हाँ ठीक है, वैलिड ऑटोमेटिकली ये आपका सबमिट हो गई है एप्लीकेशन। तो यहाँ तक तो एप्लीकेशन सबमिशन का काम हमने किया एक एप्लीकेंट ने। तो ARN नंबर तक तो आपका ये काम हो गया, बिल्कुल सही। अब जो आगे हमें काम है, आगे हम ये समझेंगे कि अब ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें क्यों वैलिड होती है कि गवर्नमेंट पोर्टल्स पे कहीं ना कहीं आपकी ये इन्फॉर्मेशन पूरी होती है। तो वो जब आपकी वेरीफाई होती है पूरी, उसके बाद ही वो आगे का काम करते हैं। जब ARN नंबर आपका आ जाता है तो वो टैक्स ऑफिसर के पास जाता है, जो टैक्स ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास जाता है, और फिर वो ही आपको क्या करते हैं, या तो वो आपको 2 बातें हैं, या तो वो अप्रूव्ड कर देंगे आपको
कि हाँ भाई ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन इनका सक्सेसफुल है, सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, या एक तरीके से वो आपको पूरा वैलिडेट कर लेते हैं। जब वो वैलिडेट कर लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ आप बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको अप्रूवल दे देंगे। अगर वो अप्रूवल दे देंगे तो वो साथ में आपके जीएसटीएन नंबर, साथ में टेम्परेरी पासवर्ड और आपके साथ एक रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो या तो आपके फ़ोन पे आ जाएगा या आपकी मेल आईडी पे, अगर आप अप्रूव हो गए तो। अगर आप अप्रूव नहीं हुए और उनको कुछ क्वेरीज़ आपसे आई तो वो क्वेरीज़ आपसे पूछेंगे, तो आपको उनका विदिन 7 वर्किंग डेज़ में आपको क्या देना पड़ेगा, उसका रिवर्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो टैक्स ऑफिशियल है उसने अगर क्वेरीज़ पे लेके आया वो, तो क्वेरीज़ में वो आपसे 7 वर्किंग डेज़ में आपको उसका या तो आप रिस्पॉन्ड करोगे और या आप डू नॉट रिस्पॉन्ड पे जाओगे। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो प्रोसेस बढ़ेगा। अगर आप भूल गए रिस्पॉन्ड करना, उनको क्वेरीज हो सकती हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो या कोई इन्फॉर्मेशन उनको करेक्ट नहीं लग रही हो, तो वो बिल्कुल आपसे पूछ सकते हैं और वो क्वेरी आपसे कर सकते हैं। अगर आपने रिस्पॉन्ड 7 वर्किंग डेज़ में कर दिया तो फिर वो या तो अप्रूव करेंगे, और अगर सेटिस्फैक्ट्री क्या रहा, बिल्कुल बात सही है, सेटिस्फैक्ट्री अगर उनको आंसर लगेगा तो वो उसको अप्रूव करेंगे। अगर उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं लगे आप जो क्वेरीज उनने पूछी उसके, तो वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, है ना, रिजेक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई, अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो अप्रूवल और रिजेक्शन में जाएगी एज पर योर आंसर्स, ठीक है। इसके बाद अगर आप नहीं रिस्पॉन्ड करते हो तो सीधे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस आपको फिर से पूरा करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस आपको फिर से पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हमारा TRN कब जनरेट हुआ, उसके 15 दिन के अंदर हमें फिलिंग फॉर्म कर देना है। वो 15 दिन में फिलिंग फॉर्म जैसी हो जाता है तो उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए चले जाएंगे। वेरिफिकेशंस के लिए जाएंगे तो ARA नंबर जनरेट होगा। ARA नंबर जनरेट करने के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स टैक्स ऑफिशियल्स के पास जाएंगे। फिर वो टैक्स ऑफिशियल्स फिर देखेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को, अगर उनको लगता है कि सब चीज़ें सही है तो वो अप्रूव कर देंगे, और अगर नहीं लगता कि सही नहीं है तो वो आपसे क्वेरीज करेंगे। उन क्वेरीज़ का रिस्पॉन्ड अगर आपको 7 वर्किंग डेज़ में देना है, अगर आपने नहीं दिया 7 वर्किंग डेज़ में उनको रिस्पॉन्ड, तो वो आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट कर देंगे। आपको ये प्रोसेस फिर से पूरी तरीके से करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक रिजेक्ट ऑर्डर अगर आपने नहीं किया 7 वर्किंग डेज़ में रिस्पॉन्ड, तो ये रिजेक्ट ऑर्डर आपके मोबाइल पे या आपके मेल पे आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि प्रोसेस आसान है, आप आराम से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि टाइमली आपको अपडेट रहना है। अगर आप बीच में चीज़ों को छोड़ देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सही, हमारा रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा और हमको फिर से उस पूरी प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे हो, 15 दिन ये हैं, 7 दिन और, तो आप ये मानो कि कम से कम आपके जो है आपके 1 महीना लग जाता है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा फिर करने के लिए तो ये प्रोसेस जो है फिर टूटेगी, फिर आप दोबारा एप्लीकेंट करेंगे तो अप्लाई करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो ये आपको एक प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस टाइप से होता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मैं आगे जाके और भी वीडियोस बनाऊंगी जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स पे, प्रैक्टिकल एंड रियल डेटा बेसिस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।